अस्सलाम। बीटा ऑक्सीडेशन का टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट शुरू करना था वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फैटी एसिड मतलब एसाइल को एक किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस कर अंदर आ रहा था। अब ये अंदर आ गया, बल्कि ये इसमें ये वाली डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें देखिए ये पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दोबारा से बता दिया गया है कि कैसे फैटी एसिड एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि है एसाइल को एंजाइम आकर इसके साथ अटैच हो रहा है। सल्फर कंटेनिंग को एंजाइम इसके साथ आके अटैच हो रहा है विद एटीपी और मैग्नीशियम एज अ सबस्ट्रेट, और एएमपी और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं और एसाइल कोए ये हमारा बन रहा है। एंजाइम इन्वॉल्व इज एसाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है, अब ये एसाइल कोए ने ट्रांसपोर्ट करनी है मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करके अंदर आ गया ये एसाइल कोए। ये आउटसाइड सी साइड लिखा है, यहाँ एम साइड लिखा है। सी साइड मीन साइटोसोलिक साइड और ये माइटोकॉन्ड्रियल साइड हमारा हो गया। अब देखिए ये जो येलो लाइन है ना, ये हमारे कार्निटिन ट्रांसपोर्टर्स हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखिए ताकि आपको ये ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आए। अब एसाइल को यहाँ पे हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड में इन्वॉल्व हैं। इन एंजाइम्स को अगर हम कलेक्टिवली कहें, देखिए 1 2 3 4 एंजाइम है, इनको हम कहेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेसेस। ये प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। ये देखिए ये 2 एरोज है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन है और रेस्पिरेटरी चेन के एडजेसेंट बिल्कुल बराबर में हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड चल रही है। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एसाइल कोए सबसे पहले देखिए ये कोएंजाइम है, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम है, ये इसका रेडिकल और ये इसके 3 कार्बन 1 2 3 और ये रेडिकल जितने भी बड़ा हो। तो ये वाला जो कार्बन है ना जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसके बाद वाला जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और बाद वाला जो कार्बन है इसके बाद ये बीटा कार्बन है। देन अब इसके पास आके एंजाइम लग रहा है एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस और साथ में एफएडी आ रहा है और एफएडी H2 रिड्यूस होकर हाइड्रोजन लेकर निकल रहा है और ये जा रहा है रेस्पिरेटरी चेन में प्रोड्यूस कर रहा है 1.5 ATP। क्योंकि हमें पता है कि फैटी एसिड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन निकलते हैं, तो एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है रेस्पिरेटरी चेन में। अब ये हमारे पास बन गया है डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल को ए। फ़र्क क्या आया है, यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकली हैं, एक इसकी अल्फा कार्बन की और एक बीटा कार्बन की, और इन दोनों ने मिलकर बना लिया है डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया है और ये इसका नाम इसीलिए ट्रांस इनोइल को ए हो गया है क्योंकि इसका आइसोमर बन गया है। अब थर्ड स्टेप में डेल्टा इनोइल को ए हाइड्रेटेज आ रहा है। हाइड्रेटेज एंजाइम आ रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व है, वाटर एंटर हो रहा है और वाटर ने क्या किया, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था ना, इस डबल बॉन्ड को इसने तोड़वा दिया और यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप थर्ड वाले यानी बीटा कार्बन पे आके अटैच हो गया है। अब इसका नाम हो गया है L+ या -3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। L मीन्स लीवर रोटेटरी। देन ये एसाइल को ए। अब इसके बाद 4th स्टेप में हम आ जाएं। 4th स्टेप में इसी हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस ये एंजाइम आके लग रहा है। एंजाइम के नेम बिल्कुल इसके नेम के साथ, सब कंपाउंड के नेम के साथ, फैटी एसिड के नेम के साथ ही रिजेंबल करते हैं, मुश्किल नहीं है याद करना। अब इस स्टेप में आ रहा है एक NAD+ जो आ रहा है ना, ये देखिए ये FAD था, ये NAD+ है, इनको हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये हाइड्रोजन लेकर निकल जाएंगे और रेस्पिरेटरी चेन में जाके ATP की प्रोडक्शन करवाएंगे। यहाँ पे NADH+H+ ये बन गया और ये गया रेस्पिरेटरी चेन में और 2.5 ATP इसने प्रोड्यूस करवाए और वाटर।
अब देखिए FAD और NADH में यही फ़र्क है कि इससे 1.5 ATP की प्रोडक्शन होगी और इससे 2.5 ATP की। इस पूरी साइकिल की जो ATP प्रोडक्शन होगी पूरी, वो मैं आपको एक अलग पेज पे अभी समझाऊंगी, पूरी कैलकुलेशन वो मैं करके बताऊंगी। देन अब फोर्थ स्टेप में आ गए हम, तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच हुआ था ना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकली तो ये OH ग्रुप सैचुरेट हो गए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, सैचुरेट नहीं हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और कीटोन ग्रुप बन गए यहाँ पे। तो इसलिए अब इसको हमने अलग कर दिया। इस पूरे जो ब्लू हाईलाइटेड पार्ट है इसको कह रहे हैं 3 कीटो एसाइल कोए। देन 3 कीटो एसाइल कोए नेक्स्ट रिएक्शन में जा रहा है थायोलेस, इसका एंजाइम है थायोलेस। थायो जो है ना वो वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ सल्फ़र का कुछ काम होता है, तो इस ग्रुप में इस वाले स्टेप में सल्फ़र कंटेनिंग कोएंजाइम ए आके ऐड हो रहा है और सल्फ़र कंटेनिंग कोएंजाइम ए यहाँ आके अटैच हो गया है। ये देखिए ये वाला जो था ये सेम ऐसे कैसे नीचे आ गया और यहाँ पे आके अटैच हो गया, जो रेडिकल और एक कीटोन ग्रुप था उसके साथ कोए और सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए आके अटैच हो गया, कोएंजाइम ए आके अटैच हो गया। अब देखिए ये जो था ना ये पूरा पार्ट ब्लू वाला, ये कीटो एसाइल कोए से ये बन गया है एसिटाइल कोए, ये बन गया है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए ही वही कंपाउंड है जो कितना भी बड़ा फैटी एसिड हो, दो कार्बन वाले कंपाउंड में उसने टूटना होता है ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन करवा सके, और ये एसिटाइल कोए बन गया है जिसने जाना है सिट्रिक एसिड साइकिल में, डेट इज ऑल्सो रनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ जाके एनर्जी की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन करवानी है। देन ये वाला पार्ट हमारा बचा, ये जो है ना एसाइल कोए है, नॉट एसिटाइल। देखिए टी का डिफरेंस है, ये याद रखना है, सेम नहीं है ये दोनों, ये एसिटाइल को है ये एसाइल को है। देखिए फ़र्क क्या है इनमें, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम में सेम है, बॉन्ड भी सेम है, कीटो ग्रुप भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ था और यहाँ पे हमारे पास R रेडिकल है, मतलब कोई कितने भी इसमें कार्बन हो सकते हैं। तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड था इसलिए इसको एसिटाइल कहा। अब देखिए ये जो है ना ये वाला पूरा कंपाउंड ये यहाँ से जाएगा और रिसाइकल होकर वापस वापस जाकर रिएक्शन 2 को ज्वाइन करेगा, और रिएक्शन 2 को ज्वाइन करने के बाद वापस से यही साइकिल कंटिन्यू होगी जब तक इस पूरे कार्बन का रेडिकल ये जो R ग्रुप है ये पूरा 2 कार्बन में नहीं टूट जाता, तब तक ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और ATP की प्रोडक्शन होती रहेगी। अब देखिए अगर हमने एक समझे 2 कार्बन वाला फैटी एसिड था हमारे पास, एसाइल कोए था 2 कार्बन वाला, तो उससे हमने कितने ATP बना लिए, कितने ATP साइकिल से निकल गए, 2.5 प्लस 1.5, तो ये हो गए 4 ATP। अब अगर हम बात करें कि एक हमारे पास फैटी एसिड अगर ऑड नंबर कार्बन वाला है, ऑड नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उस वाले का क्या होगा, सेम साइकिल ऐसे ही चलेगी जब तक 2 पार्ट में टूट सकता है, एसिटाइल कोए बन सकता है तो वो एसिटाइल कोए बन जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपायोनाइल कोए। प्रोपायोनाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होगा, प्रोपायोनाइल कोए लिख देती हूँ मैं, प्रोपायोनॉल को देन कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए, और सक्सिनाइल कोए जाकर TCA साइकिल को ज्वाइन करेगा। ये सिर्फ उन फैटी एसिड के साथ होगा जो कि ऑड नंबर है। ये वाली जो पूरी साइकिल मैंने बताई या मैंने इवन रखकर बताई है, तो ये लास्ट में 2 एसिटाइल को बन जाएंगे अगर साइकिल चलती रहेगी, लेकिन जिसमें ऑड नंबर वाला होगा उसमें प्रोपायोनिल कोए बनेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में। तो ये सिर्फ प्रोपायोनिल रेसिड्यू जो है और चेन फैटी एसिड का सिर्फ ये ओनली पार्ट होगा फैटी एसिड का जो कि ग्लूकोजेनिक होगा, वरना फैटी एसिड कीटोजेनिक होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी पूरी कैलकुलेशन के कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। चलिए वो मैं आपको कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।